तो यारों ऐसे सीरीज की शुरुआत हो चुकी है जो केवल 110 घंटे में आप पूरा लूसेंट पढ़ डालेंगे। तरीका क्या है फिर से बता देता हूँ। आप सभी को पता है कि जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था पेज 1 की वीडियो, जो लूसेंट होता है ना मेरे मित्र, सबको पता है कि उसमें अगर आपने पूरा लूसेंट पढ़ लिया तो आपका जीके जीएस यानी आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है। इसलिए अब यार पढ़ते तो सब हैं बट जीके जीएस याद नहीं होता। तो तरीका क्या है, मैंने क्या किया कि सभी लूसेंट के हर पेज से जितना क्वेश्चन बन सकता था, जैसे कि आज एक पेज के लगभग 60 क्वेश्चन, कल सेकंड पेज के 50-60 क्वेश्चन, जितना बन सकता है। ठीक है, तो मैंने अभी कल यानी परसों जो है एक पेज का वीडियो बनाया, उसमें मैंने एक फर्स्ट पेज का बताया। ठीक है, अब सबकी प्लेलिस्ट आपको नीचे दी जाएगी, वहाँ पे सब कुछ आपको अवेलेबल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आज जो है पेज 2 की बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं मेरे मित्र, आप केवल दिन के 20 मिनट दीजिए और मैं आपको जो है केवल 2-3 महीने में आपको पूरा लूसेंट तैयार करवा दूंगा बिना कोई झंझट के। आपको बुक नहीं पढ़नी है, बस यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप अगर आप बुक पढ़ते हैं, ठीक है, बुक पढ़िए, आप कोई दिक्कत नहीं, बुक पढ़ के आइए, यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं। वहाँ पे आप लाइन वाइज पढ़ के आइए, यहाँ पे आप बहुविकल्पी के रूप में सॉल्व करिए, आपका और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे मित्र इस वीडियो को। तो यार ये देखिए इतना लंबा क्वेश्चन है, मैं इसे अब बड़ा कर लेता हूँ, इतना लंबा क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे मेरे मित्र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कैसे क्या है, क्या प्रश्न है, क्या कहता है, ये सब कुछ आपको बताएंगे मेरे मित्र। यहाँ पर देखिए जो है, ये देखिए यहाँ पे है कि किस साहित्य को आगम कहा जाता है। आपके लूसेंट के पेज सेकंड के पहला क्वेश्चन क्या है कि किस साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, या फिर वेद, या फिर पुराण। तो मेरे मित्र आपको बता दें कि जैन साहित्य को यानी क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का जो पहला ऑप्शन है, जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं। आगे चलते हैं कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से ज्ञात होता था। ये कि जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कहाँ से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र से, नेचुरल हिस्ट्री से, इंडिया से, या फिर राजतरंगिणी से। तो मेरे मित्र आपको बता दें कि जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो आपका कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे देखिए कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में किसके जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीनों के साथ उनका विवरण मिलता है। अब यहाँ देखिए पार्श्वनाथ, महावीर, गौतम बुद्ध, ऋषभ। तो यार यहाँ पर देखिए जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र में किसके अर्थात महावीर के जीवन कृत्यों, जो आपका जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है ना, इसमें महावीर के जीवन कृत्यों तथा उनके अन्य समकालिकों के साथ उनका विवरण मिलता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे देखिए अर्थशास्त्र के लेखक का नाम है चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, या फिर ये तीनों। मित्र आपको बता दें कि जो चाणक्य हैं, आचार्य चाणक्य हैं, इन्हीं का नाम चाणक्य है, इन्हीं का नाम कौटिल्य है, इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त है। नाम सबका एक ही है, आदमी केवल एक है। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन बल्कि आपका जो चौथा है ये बिल्कुल यहाँ पे मेरे मित्र करेक्ट हो जाता है। आगे देखिए कि अर्थशास्त्र जो आपका है, ठीक है, उसको यार कितने अधिकरणों व प्रकरणों में विभाजित किया गया है। 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण, या 25 व 140, या 7 व 170, या फिर 15 व 150। तो यहाँ पे देखिए जो है आपका अर्थशास्त्र क्रमशः कितने अर्थात 15 अधिकरणों व 180 प्रकरणों में विभाजित है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। याद रखिए कि अर्थशास्त्र जो है वो 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। आगे देखिए मेरे मित्र क्या कहता है प्रश्न कि अर्थशास्त्र में किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र में शुंग वंश के, कुषाण वंश के, मौर्य वंश के, गुप्त वंश के। अब आपको पता है कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। चाणक्य किसके वंश के थे? चंद्रगुप्त के गुरु थे, उनके मंत्री थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अर्थशास्त्र उन्होंने ही लिखा है, तो ये मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी इसमें मिलती है। आगे चलते हैं मेरे मित्र कि संस्कृत इतिहास में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? कल्हड़ ने, चाणक्य ने, या फिर मेगास्थनीज ने, या फिर तंगयूर ने। आपको बता दें मेरे मित्र कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो कल्लड़ है, ये जो बहुत इन्होंने राजतरंगिणी लिखा है जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। सब कुछ अभी प्रश्न आपको आगे मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रयास किसने किया था? आपके कल्हड़ ने किया था। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? मैंने बताया आपको कि कल्हड़ द्वारा जो रचित पुस्तक है उसका नाम क्या है। यहाँ पे देखिए राजतरंगिणी है। जी हाँ, कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी।
आगे चलिए, आगे चलते हैं कि ऐसे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका पूरा लूसेंट तैयार होने वाला है केवल 140 नहीं 110 घंटे में। बस याद रखिए कि हर दिन जो है 2-3 मैं प्रयास कर, देखिए वीडियो बनाने में समय नहीं लगता, वीडियो के क्वेश्चन को एडिट करने में समय लगता है। ठीक है, कम से कम समझिए कि लगभग एक बार एक पेज का बनाने में लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लगातार आप बैठेंगे तब लगता है। और आपको पता है कि इस टाइम मैं भी अभी प्रतियोगिता एग्ज़ाम में हूँ, आपके साथ हूँ, तो समय का थोड़ा अभाव रहता है। चलिए आगे देखते हैं। वो तो रहता ही है। राज तरंगड़ी का संबंध किससे है? कश्मीर के इतिहास से, दिल्ली के इतिहास से, मगध के इतिहास से, बंगला के इतिहास से। यहाँ पे आपको बता दें मेरे मित्र, जो आपका राज तरंगड़ी है वो कश्मीर के इतिहास से है। और किसने लिखा है राज तरंगड़ी? आपको बताया मैंने, किसने लिखा है? कल्हड़ ने लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए कि अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत, देखिए आपके प्रश्न में ही एक आंसर छुपा हुआ है। अगर पूछा जाए कि अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत कहाँ पे सुरक्षित है, किस किताब में सुरक्षित है, तो आप कहेंगे चचनामा में सुरक्षित। याद रखिए कि अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। या ये भी पूछ सकता है कि चचनामा में क्या सुरक्षित है, तो आप कहिए अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत सुरक्षित है। ये प्रश्न हो गया। अब पूछ रहे हैं कि चचनामा के लेखक कौन है? अरबों की जो सिंध विजय का वृत्तांत है चचनामा, उसके लेखक कौन है? पाणिनि, अली अहमद या अलबरूनी या फिर तारानाथ? बताइए। यहाँ पर मेरे मित्र आपको बता दें कि यहाँ पे जो लेखक इसके हैं वो जो है अली अहमद हैं। यहाँ पे जो चचनामा है उसके लिए कौन है? अली अहमद जो है चचनामा के लेखक हैं। आपके प्रश्न में भी आपका आंसर है, उसको भी आप ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न है कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक, ये देखिए यहाँ पे भी एक आपका अच्छा प्रश्न मिल गया। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो आप क्या बताएंगे? अष्टाध्यायी होता है। याद रखिए कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी है। अब अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो ये भी आप बता दीजिए। अष्टाध्यायी के लेखक आपके पाणिनि हैं। याद रखिए पाणिनि हैं। ठीक है, आपके यहाँ पे 2 प्रश्न एक में ही मिल गए, इसको आप नोट करते चलिए। आगे चलिए मेरे मित्र कि अष्टाध्यायी में किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के, शुंग वंश के, या फिर मुगल वंश के, या फिर गुप्त वंश के? तो मेरे मित्र आपको बता दें कि अष्टाध्यायी से जो है मौर्य वंश के इतिहास तथा मौर्य युगीन की राजनीतिक अवस्था वगैरह की जानकारी मिलती है। तो अष्टाध्यायी में जो है आपका मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए आगे तरफ चलते हैं मेरे मित्र। बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ पे सब कुछ आपको दिए गए हैं। पूरा लूसेंट आपका यहाँ पे तैयार होने वाला है। बस आपको पढ़ना है और मुझे जो है थोड़ा समय निकाल के आपके लिए क्वेश्चन बनाना है मेरे मित्र। ठीक है, यहाँ पे देखिए कात्यायन की गार्गी संहिता। याद रखिए गार्गी संहिता किसने लिखा है, ये भी आपको पता चल गया। गार्गी संहिता किसने लिखा है? तो कात्यायन ने लिखा है। या फिर कात्यायन की किसी एक ज्योतिष ग्रंथ का नाम बताइए, तो गार्गी संहिता। देखिए प्रश्न आपके हर जगह मिलेंगे छोटे छोटे। कात्यायन की जो ज्योतिष ग्रंथ जो कात्यायन ने लिखा है उसका नाम क्या है? तो गार्गी संहिता है। ठीक है, फिर भी इसमें देखिए अब इतना हो गया। ठीक है, अब आगे प्रश्न जो आपका दिया गया वो देखिए कि कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले किस आक्रमण मिलता है? किस आक्रमण, कौन सा आक्रमण मिला है? मुगल, हूण, यवन या फिर पुर्तगाली? बताइए कि इसमें क्या है? तो मेरे मित्र आपको बता दें कि ये ज्योतिष ग्रंथ होते हुए भी इसमें जो है जो यवन आक्रमण हुए थे उसकी जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता में यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है, ज्योतिष ग्रंथ होते हुए भी। याद रखिए। आगे देखिए क्या प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन हैं? पुष्यमित्र शुंग जो कि मौर्य वंश के अंतिम राजा के सेनापति थे और उन्होंने मौर्य वंश के राजा की हत्या कर दी थी, तो शुंग वंश की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन हैं? चाणक्य हैं, अमात्य हैं, मनु हैं या फिर पुष्यमित्र हैं? तो मेरे मित्र आपको बता दें कि जो पुष्यमित्र थे इनका नाम पतंजलि पुष्यमित्र भी है। जो पुष्यमित्र हैं पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हैं। समझ को नहीं आया मेरे मित्र? यहाँ पे प्रश्न में कुछ दिक्कत है। आप देखिए जो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हैं, तो ये ऑप्शन में आपका होना चाहिए था जो पतंजलि हैं। देखिए ये जो नाम है पुष्यमित्र शुंग, ये तो किसी एक का ही नाम है। ये जो वहाँ के राजा जिन्होंने ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की, तो उनके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। पतंजलि थे, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। तो याद रखिए कि कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। याद रखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आप करके जो है आप
पतंजलि कर लीजिए। पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए जो है ये देखिए पुष्यमित्र के महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि देखिए निम्न में यूनानी रोमन लेखक नहीं है। इनमें से कौन है जो यूनानी रोमन लेखक नहीं है? देखिए आपके ऑप्शंस हैं टेसियस, हेरोडोटस, टॉलमी, डायोनिसियस, निरियाकस, ऑनेसिक्रेटस, प्लिनी, एस्टियोबुलस, मेगास्थनीज या डाइमेकस। तो मेरे मित्र आपको बता दें कि जो लास्ट आपका फाहियान है ये आपका चीनी लेखक है। ठीक है, चीनी इसको फाहियान को छोड़ के ये जो पहला है टेसियस, हेरोडोटस, टालमी, डायनोसियस, निरियाकस, ऑनेसिक्रेटस, प्लिनी, एस्टियोबुलस, मेगास्थनीज, डाइमेकस, ये सभी जो है यूनानी रोमन लेखक हैं और फाहियान नहीं, ये आपका चीनी लेखक है। तो आप याद कर सकते हैं जो आपका पूरा 1 से 3 तक कौन कौन इसमें से आपका यूनानी रोमन लेखक है, आप यहाँ से करके याद कर सकते हैं। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको कि निम्न में से कौन सा लेखक जो है ईरान का राज्यवैद था। निम्न में से कौन सा लेखक ईरान का राज्यवैद था? टेसियस, हेरोडोटस या फिर मेगास्थनीज या फिर प्लिनी। तो मेरे मित्र यहाँ पे देखिए जो टेसियस थे ये आपका ये यूनानी रोमन लेखक थे। जो टेसियस थे वो आपका लेखक होते हुए भी ईरान का राज्यवैद थे। ईरान के राज्यवैद थे कौन? टेसियस जो थे ईरान के राज्यवैद थे। चलिए आगे चलते हैं कि इतिहास के पिता हेरोडोटस की पुस्तक का नाम था। अब देखिए प्रश्न किया जाए कि इतिहास के पिता कौन है, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो आप सीधी बात कहेंगे कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। आपके इस प्रश्न में भी एक उत्तर छुपा हुआ है, एक आपका 1 नंबर भी छुपा हो सकता है। प्रश्न आपका क्या कह सकता है कि इतिहास के पिता कौन है, तो आप कहेंगे इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस हैं। अब देखिए उनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है, अर्थशास्त्र है, हिस्टोरिका है या फिर अष्टाध्यायी है। तो यहाँ पर देखिए मेरे मित्र जैसे हेरोडोटस से नाम क्या बनता है? हिस्टोरिका। हालांकि इसमें हिस्टोरिका लिखा है, असल नाम हिस्टोरिका है। ठीक है, तो हेरोडोटस जो हैं उनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो कुछ उनके बात की गई है कि हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और पारस के संबंध का वर्णन है। पूछ सकते हैं कि हिस्टोरिका में किस ईसा पूर्व के बारे में है, तो 5वीं शताब्दी के बारे में है। और उसमें किसके संबंध के बारे में बात हुई है, तो भारत और पारस के संबंध के बारे में बात हुई है। लेकिन ये सभी जो है अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित हैं, तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा लेखक जो है सिकंदर के साथ नहीं आया था? निरियाकस, डाइमेकस, ऑनेसिक्रेटस या ऑस्टियोबुलस। नाम इनका बहुत वो तरीके का है। तो यहाँ मेरे मित्र देखिए यहाँ पे आपका जो है डाइमेकस जो है, याद रखिए डाइमेकस यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाता है। जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये जो है नहीं आया था, बल्कि निरियाकस भी उसके साथ आया था, ऑनेसिक्रेटस भी साथ आया था और ऑस्टियोबुलस भी साथ आया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट होता है कौन नहीं आया था, तो डाइमेकस नहीं आया था। लेकिन डाइमेकस आया किसके साथ था, तो मित्र वो सभी आपको आगे प्रश्न में मिलेगा। ये जो है एंटियोकस का राजदूत था जो कि सीरियन नरेश थे। सब कुछ आपको आगे मिलेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो है इन 3 लेखकों के जो विवरण हैं अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। जो आपके निरियाकस का है, ऑनेसिक्रेटस का है, ऑस्टियोबुलस का जो इन्होंने जो लिखा है ये बहुत प्रामाणिक लिखा है और ये विश्वसनीय भी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि मौर्य साम्राज्य के विषय में लिखित पुस्तक इंडिका। आपके इसमें कितने आपको आंसर मिलेंगे? देखिए मौर्य साम्राज्य के विषय में लिखित पुस्तक जो इंडिका है उसके लेखक कौन है, या फिर इंडिका के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे भैया मेगास्थनीज भैया हैं, सही पता है। अब या फिर पूछ सकता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो आप कहेंगे इंडिका है। इंडिका में किस साम्राज्य के बारे में बताया गया है, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। चलिए इतना तो आप प्रश्न में जो उत्तर मिला वो हो गया। अब क्या है कि मौर्य साम्राज्य के विषय में लिखित पुस्तक इंडिका के लेखक मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था वो किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का, सिकंदर का, बिंबिसार का या फिर नरेश टॉलमी का।
तो आप सभी को पता है कि ये जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, अब आगे चलते हैं मेरे मित्र, आपका ऑप्शन मेरे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए सीरियन नरेस ऑन्टियोकस, देखिए ये ऑन्टियोकस है लेकिन ये रियल में ऑन्टियोकस है। ठीक है, सीरियन नरेस ऑन्टियोकस का राजदूत कौन था जो बिंदुसार मौर्य के राज दरबार में आया था? याद रखिए, पूछ सकता है ये प्रश्न आपको कि सीरियन नरेस कौन थे, सीरियन नरेस ऑन्टियोकस का राजदूत कौन था? तो आपको बता दें मेरे मित्र, यहाँ पे देखिए प्रश्न आपके सामने है कि सीरियन नरेस के जो ऑन्टियोकस के राजदूत थे वो किसके थे? वो डाइमेकस के थे। याद रखिए, का राजदूत कौन था? वो डाइमेकस था। यहाँ पे देख लीजिए कि सीरियन नरेस ऑन्टियोकस का राजदूत कौन था, तो आपका कौन था? यहाँ पे देख लीजिए मेरे मित्र, डाइमेकस था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, जो किसके दरबार में आया था? जो बिंदुसार मौर्य के राज दरबार में आया था। अब यहाँ पर देखिए मेरे मित्र, हाँ इसका जो यहाँ पे डाइमेकस साहब थे, इन्होंने भी मौर्य युग से संबंधित कुछ ना कुछ लिखा है। आगे चलिए कि डायोनिसियस जो अशोक के राज दरबार में आया था, किसका राजदूत था? अब यही प्रश्न आ सकता है कि अशोक के राज दरबार में कौन आया था? तो आप कहेंगे भैया अशोक के राज दरबार में जो है डायोनिसियस जी आए थे। अब जो है ये किसके राजदूत थे? मिस्र नरेस टॉलमी फिलाडेल्फस के, या फिर सीरियन नरेस ऑन्टियोकस के, या फिर सेल्यूकस निकेटर के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, जो डायोनिसियस थे जो अशोक के राज दरबार में आए थे, वो जो आपके मिस्र नरेस टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत थे। मिस्र नरेस टॉलमी फिलाडेल्फस। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कहता है कि दूसरी शताब्दी में लिखी पुस्तक भारत का भूगोल, इसके लेखक कौन है? जो भारत का भूगोल लिखा गया है वो किस शताब्दी में लिखा गया है? वो भी जान लीजिए, वो दूसरी शताब्दी में लिखा गया है। उसके लेखक कौन है? तो मेरे मित्र, दूसरी शताब्दी में लिखी पुस्तक भारत के भूगोल के लेखक टॉलमी हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखिए प्रथम शताब्दी में लिखी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्रथम शताब्दी में लिखी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? टॉलमी, डाइमेकस, प्लिनी या मेगास्थनीज? तो मेरे मित्र आपको बता दें कि प्रथम शताब्दी में लिखी नेचुरल हिस्ट्री के लेखक आपके प्लिनी है, प्लिनी। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए प्लिनी जो आपका लिखा है नेचुरल हिस्ट्री में, उसमें जो है भारतीय पशुओं, जो नेचुरल हिस्ट्री आपका है उसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं, देखिए इसमें कुछ नोट बताया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट। हालांकि देखिए नोट में मैं वही लिखा हूँ जो आपके प्रश्न में नहीं पूछे गए हैं। देखिए पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। अब इसके बारे में कहा गया है कि इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह लेखक जो है करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था? देखिए याद है, फिर चीनी यात्री की बात हो रही है। कौन चीनी यात्री था जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था? तो मेरे मित्र आपको बता दें कि आपने उनका नाम सुना होगा, फाहियान का। यानी जो फाहियान थे वो एक चीनी यात्री थे, वो जो है गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आए थे। चलिए आगे चलते हैं मेरे मित्र, क्या प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए कुछ उन्होंने नोट भी बताया है कि इसने जो है मतलब जो फाहियान थे उन्होंने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के, कहाँ के? मध्य प्रदेश की समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। किसने? फाहियान ने। कब आए थे आप बताइए मेरे मित्र? गुप्त वंश के चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उसमें ये आए हुए थे। चलिए आगे चलते हैं कि चीनी यात्री जो संयुगन, नाम क्या है याद रखिए, चीनी यात्री संयुगन भारत कब आया था? 618 ईस्वी, 518 ईस्वी, 418 ईस्वी या फिर 615 ईस्वी? तो यहाँ पे देखिए तो चीनी यात्री संयुगन थे, ये जो है 518 ईस्वी में ये भारत आए हुए थे। आगे देखिए कि हाँ यहाँ पे देखिए इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की। इस बात को आप हल्का सा पढ़ लीजिए। आगे देखिए यहाँ पे हवेन सॉन्ग है, तो यह भी जो है वेन सॉन्ग है। वेन सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया? वेन सॉन्ग जो थे वो किसके शासनकाल में भारत आए? हर्षवर्धन, अशोक, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त? तो यहाँ पे देखिए जो वेन सॉन्ग थे वो हर्षवर्धन, ह से हर्षवर्धन, ह से वेन सॉन्ग। आगे चलते हैं मेरे मित्र,
यहाँ पे देखिए वेन-सॉन्ग के भ्रमण वृत्तांत, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था सीयूकी। याद रखिए वेन-सॉन्ग के भ्रमण वृत्तांत का नाम क्या था? सीयूकी। ये प्रश्न पूछ सकता है कि वेन-सॉन्ग का जो भ्रमण वृत्तांत था उसका नाम क्या था? तो सीयूकी नाम था उसका। ठीक है, अब आगे देखिए, या फिर ये पूछ सकता है कि भ्रमण वृत्तांत सीयूकी के लेखक कौन है? तो वेन-सॉन्ग है भैया। तो आप दोनों तरह के इसमें से प्रश्न आपका बनेगा। अब इसमें कितने देशों के विषय में लिखा गया है? तो मेरे मित्र आपको यकीन नहीं होगा कि वेन-सॉन्ग के भ्रमण वृत्तांत सीयूकी में 138 देशों के विषय में लिखा गया है। 138। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि वेन-सॉन्ग के अध्ययन के समय, याद रखिए कि वेन-सॉन्ग जब जो है नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें कुलपति कौन थे? तो यहाँ पे देखिए जो है आचार्य शीलभद्र जो है वेन-सॉन्ग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। आगे देखिए प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए कुछ वेन-सॉन्ग के बारे में बताया गया है। ये देखो नोट्स में वही लिखा जाता है जो प्रश्न पे एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए जो है एक बार हल्का से आप नज़र दौड़ा लीजिए, क्या कहा गया है देखिए कि वेन-सॉन्ग जो है 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। कब चीन से भारतवर्ष के लिए कब प्रस्थान किया? 629 ईस्वी में। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कहाँ पहले पहुँचा? कपीसा राज्य में पहुँचा। ठीक है, भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में वह क्या किया? चीन लौट गया। वह भारत में 15 वर्ष रहा और 645 में लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हुए भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। ठीक है, उसने हर्षकालीन समाज धर्म, उसमें हर्षकालीन जो उसमें हर्ष वहाँ पे थे, यहाँ पे तो हर्षकालीन समाज धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। उनके अनुसार जो सिंध के राजा थे वो शूद्र थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या प्रश्न और है कि 7वीं शताब्दी के अंत में भारत कौन आया था? 7वीं शताब्दी के अंत में भारत कौन आया था? तो ऑप्शन संयोगन, वेन-सॉन्ग, फाहियान या फिर इत्सिंग। तो यहाँ पे देख लीजिए 7वीं शताब्दी के अंत में भारत जो है इत्सिंग, जो इत्सिंग थे वो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए हुए थे। कुछ नोट्स भी यहाँ पे देखिए, जो इत्सिंग थे उन्होंने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है इत्सिंग महाराज ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि अरबी लेखक अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अरबी लेखक अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी, आर्य, अंग्रेज, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे मित्र आपको बता दें कि जो अरबी लेखक अल बरूनी थे वो जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आए हुए थे। ठीक है, तो यार अपना अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में अल बरूनी की कृति नहीं है। यहाँ पे देखिए किताब उल हिंद, तहकीक हिंद, भारत की खोज या अर्थशास्त्र। तो मेरे मित्र आपको बता दें कि यहाँ पे जो है किताब उल हिंद का नाम ही है तहकीक हिंद या फिर भारत की खोज, जो तीनों नाम हैं ये सब केवल एक किताब के नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अर्थशास्त्र जो है करेक्ट हो जाता है, मतलब ये जो है कृति नहीं है। आगे देखिए क्या है, यहाँ भी तो कुछ बताया गया है कि ये देखिए जो आपका यहाँ पे ये था तहकीक हिंद, किताब उल हिंद या भारत की खोज जो है ये एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, पूर्ति कला कानून, मापतंत्र विज्ञान इत्यादि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में यही भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो किताब उल हिंद है, जो भारत की खोज किताब है या फिर जो किताब आपके अल बरूनी ने लिखा है वो कितने अध्याय में विभाजित है? तो आपका आंसर होना चाहिए वो 80 अध्यायों में विभाजित है। देखिए इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति इत्यादि पर जो है सुंदर प्रकाश डाला गया है। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कहते हैं आपका कि इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत क्या कहलाता है? रिहला, हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्ट्री या फिर इंडिका। तो मेरे मित्र आपको बता दें कि जो इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत है वो जो है
उसका नाम जो है रिहला कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं मेरे मित्र। यहाँ पे कुछ और बताया गया है कि जो है 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। कौन देता है? ये आपका जो है यात्रा वृत्तांत जो लिखा है इब्न बतूता ने, क्या नाम था उसका, रिहला जो है वो देता है, ठीक है। और जो है 1333 ईस्वी में जो है दिल्ली पहुँचने पर इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त कर देते हैं। तो यार ये देखिए, कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किस तिब्बती लेखक ने की थी? संयुगन वेनसोंग फाई यानी अभी तारानाथ। तो आपको बता दें कि कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना तारानाथ ने की थी। यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा लेखक 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था? आपके ऑप्शंस हैं मार्को पोलो, वेनसोंग फाई यानी अभी तारानाथ। तो यहाँ पर देखिए जो है जो मार्को पोलो थे वो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आए थे। आगे प्रश्न देखिए जो है यहाँ पे क्या दिया गया है कि 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से कौन कौन से वैदिक देवता के नाम मिलते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शंस हैं मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य या फिर ये सभी। तो यहाँ पे मेरे मित्र आपको बता दें कि 1400 ईसा पूर्व में जो अभिलेख है बोगाज कोई, उसमें जो है मित्र देवता का भी नाम है, वरुण का भी है, इंद्र का भी है, नासत्य का भी है। अतः आपका ऑप्शन जो 5 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे दिया भी गया है एक प्रश्न बहुत अच्छा आपका बन सकता है कि देखिए अभी तक तो नहीं बना है। यहाँ पे देखिए जो मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का जो प्रमाण है वो यवन राजदूत होलियोडोरस के वेश नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। पूछ सकता है कि जो भागवत धर्म है उसका प्रमाण, तो यवन राजदूत होलियोडोरस के वेश नगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। आप इस बात को नोट कर लीजिए। आगे क्या कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? बताइए कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र है वो किस अभिलेख में है? हाथी गुम्फा अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में, या फिर देवपाड़ा अभिलेख में, या फिर मंदसौर अभिलेख में? तो मित्र आपको बता दें कि यहाँ पे सर्वप्रथम जो भारतवर्ष का जिक्र है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में है। आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे देखिए कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख है दुर्भिक्ष, शाहगौरा, हाथी गुम्फा, मंदसौर या फिर देवपाड़ा। तो यह मित्र आपको बता दें कि जो है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख जो है क्या है? बताइए। यहाँ पे शायद मुझे हिसाब से जो लग रहा है कि सहगौरा है। क्या जी? हाँ, सौगौरा। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे देखिए कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किस लेख से प्राप्त होती है? सौगौरा, हाथी गुम्फा, मंदसौर या भीतरी स्तंभ लेख? तो मेरे मित्र सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। आगे देखिए कि किस प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरड़ अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है? ठीक है, लिखित साक्ष्य यहाँ पे देखिए सती प्रथा, मृत्यु भोज प्रथा, दहेज प्रथा या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे मित्र बता दें आपको जो सती प्रथा थी, जो सती प्रथा है उसका पहला लिखित साक्ष्य कहाँ मिलता है? वो एरड़ अभिलेख में मिलता है। उसमें शासक भानुगुप्त थे। यहाँ प्रश्न में भी आपके कुछ आंसर छुपा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए आपके जो है 39 प्रश्न जो है सेकंड पेज के कंप्लीट होते हैं। आज इस तरीके से आपका जो पहला पेज भी तैयार हो गया, सेकंड पेज भी तैयार हो गया। केवल 27-28 मिनट में ही आपका एक पेज पूरा तैयार हो गया। अगर आप खुद से पढ़ते तो आप पूरा दिन भर लेके बैठे रहते, पढ़ तो लेते बट आपके दिमाग में कुछ जाता नहीं। आप चाहें तो इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। कल फिर शाम तक आपका नेक्स्ट चैप्टर पेज 3 भी आ जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लगा और एक मित्र के पास शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। वंदे मातरम।